इसके बाद भाई आ जाओ सबसे ज्यादा मायूसी वाला मैच, और वो है एशेज टेस्ट नंबर 3। भाई क्या करें इस इंग्लैंड की टीम का यार। देखो मैं इसको थोड़ा ना एक्सप्लेन करूंगा इस तरह कि आपने इन्होंने खेला क्या है पहले समझो। पिछले सालों में 2-3 साल में खेला क्या है इन्होंने। इन्होंने हमसे एक टेस्ट सीरीज खेली थी जिसमें इन्होंने हमें मारे थे 600-700 रन, 600 650 रन। जब हम और फिर हम जो है वो स्कोर कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास उतने अच्छे बैट्समैन ही नहीं है। और हम लोग जो है वो इन्होंने मार मार के हमें पहला टेस्ट मैच हरा दिया। दूसरे मैच में जब आए तो हमारे यहाँ थोड़ा सा रिजीम चेंज हुआ। क्या कहते हैं वो, आकिब जावेद आए। आकिब जावेद ने आके थोड़ा सा पिचेस को चेंज करना शुरू करा और थोड़ा सा स्पिनिंग ट्रैक्स बनाना शुरू करे। तो दूसरा मैच भी हमने इनको पकड़ लिया, तीसरा मैच भी हमने इनको पकड़ लिया। और ये पहला टेस्ट मैच जीत के जो इतनी हाइप बना के आए थे, इनको 3-2 मारा, 2-1 मारा हमने। हमने मारा, ठीक है। जबकि हम हार गए थे और हमारा टेस्ट में हम कोई 5वें 6वें 7वें नंबर की टीम है, या शायद बॉटम की टीम है, मुझे पता भी नहीं है। लेकिन हम बहुत बुरी टीम है टेस्ट की, और हमने इनको 2-1 मार दिया। तो ये इनका हिसाब है। अब बात सारी ये है कि इनके जो प्लेयर्स हैं, फिर ये गए हैं इंडिया। इंडिया जाके ये इंडिया, सॉरी इंडिया नहीं गए, ये इंडिया इनके कंट्री में आया खेलने। तो इन्होंने स्कोर की, तो इन्होंने उनके साथ 2-2 के साथ सीरीज ड्रॉ की। एक शायद मैच कैंसिल हुआ था, ड्रॉ हुआ, एक मैच ड्रॉ हो गया था शायद, और बाकी 2-2 हो गई थी सीरीज। तो अपने होम में भी नहीं जीते, होम में नहीं जीते, अवे में हमसे हार गए। जब जो सबसे बुरी टेस्ट टीम है उससे हार गए। फिर ये जाते हैं आपका एशेज में, और एशेज में पहला टेस्ट मैच भी बुरी तरह हारते हैं, दूसरा भी बुरी तरह हारते हैं, ठीक है। और अब तीसरे टेस्ट मैच में खड़े थे जहां पे बिल्कुल डू और डाई सिचुएशन थी और मैच पकड़ना था। मैं देख रहा था सुबह बैठ के। तो मुझे अभी जब जब इन्होंने जब ट्रेविस हेड ने अपनी एक नॉक खेली है जिसने बिल्कुल ही पागल करके रख दिया इनको, 170 रन करके गया है वो। और एलेक्स कैरी ने भी अराउंड कोई, अगर मैं गलत नहीं तो 60-70 रन बनाए हैं। हाँ, 72 रन बनाए हैं। तो अगर आप ये टोटल करो तो इन्होंने स्कोर किया क्या, 342 का, 349 का स्कोर किया। 349 में एक बंदे ने 170, एक बंदे ने 72। तो ये आप टोटल करो तो 250 रन तो दो प्लेयरों ने बनाया है, और पूरी टीम 349 पे बुक हो गई है। इसका मतलब ये है कि ऑस्ट्रेलिया ने भी कोई अच्छा नहीं खेला सेकंड इनिंग में। बाकी पूरी टीम इन दो के अलावा 100 रन के अंदर अंदर गई है, 100 या 100 110 रन के अंदर। तो ये इन्होंने 349 रन करके इंग्लैंड को फिर एक चांस दिया, 425 रन की, 425 रन का टारगेट दिया। और 2 रन पड़े, 2 मैच 2 दिन पड़े थे। एडिलेड की पिच बेस्ट हुई हुई थी बैटिंग के लिए, ठीक है। वहां पर ये आते हैं भाई आज, और आज जो इन्होंने हशर किया है मैच का, बेन डकेट, ये आज भी एक ऑर्डिनरी प्लेयर है। ये आया भी ऑर्डिनरी था, और ये कभी बड़ा प्लेयर ना बन सकता है और अब ना कभी बनेगा, क्योंकि फेलियर्स की इंतहा हो गई है। इससे कुछ नहीं हो रहा। वो कभी कभी जो 5 मैचेस में 100 आता है, वो वाला हिसाब है इसका, वरना इसके पास रन नहीं है। तो बेन टकेट नहीं खेला। पहली ही बॉल पे यूं उसने, पैट कमिंस ने अंदर करी, इन्होंने यूं फ्लिक किया, दूसरी बॉल उसने एज कराई, पीछे कैच हो गया, और बस गए ये 2 मिनट। T20 समझ के खेलता है, कोई रिस्पेक्ट नहीं देता टेस्ट मैचेस को। और फिर उसके बाद जैक क्रॉली, उसने अच्छा खेला। आज वही लग रहा था कि भाई वही बस है, सब कुछ है जो है, बाकी तो किसी ने खेला ही नहीं। ऑली पोप 1 डाउन पे, इतने मौके मिले हैं, इतने मौके मिले हैं। इंडिया के साथ 5 टेस्ट मैच खेले हैं इस बंदे ने, 5 टेस्ट मैचेस। और 5 टेस्ट मैचेस में इसने 100 किया। इमेजिन 10 इनिंग्स में 100। और ऐसे ये अपना 1 डाउन प्लेयर बना के घूमते हैं। नहीं है इसमें भी वो करेज। उसके बाद हैरी ब्रूक सेट हो गए। जिस बॉल पे आउट हुआ ना, कसम से मेरा दिल चाह रहा था कि मैं ना किसी तरह स्क्रीन में घुसूं और उससे बल्ला छीन के भाग जाऊं। इससे बल्ला छीनूं और उसको लात मार के बोलूं, भाई तू दफा हो जा, तुझे आइंदा बल्ले को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। नेथन लायन से आउट नहीं हो रहा था कोई, ठीक है ना।
और इसने विकेट पकड़ाई है जाके कि ये लो भाई, रिवर्स स्वीप पे विकेट ले जाओ मेरी। इसको अफसोस नहीं होता अपनी विकेट देने पे, ये सेट हो गया था। इस पे इंग्लैंड की टीम खड़ी हुई थी कि तू एशेज जितवाएगा, हमें बचा के देगा। और ये बचा के क्या दिया जी, किसी फास्ट बॉलर ने आउट नहीं किया, कोई मिचेल स्टार्क नहीं, कोई कमिंस वमिंस, कुछ नहीं। नेथन लायन की वो वाली बॉल जिसपे शायद आउट भी नहीं होना था, ठीक है ना, उस पर रिवर्स स्वीप खेलने में आउट हो गए। तो ये इनका हाल है, ठीक है। 300 का हमारे ऊपर मार के अब ये अपने आप को सुपरस्टार समझते हैं, और जरूरत के कई मैचेस में रन नहीं होता इनसे। फिर बेन स्टोक्स, इस ये था, ये जो आउट हुआ है ना, ये प्रॉपर बोल्ड हुआ है। ये उस बॉल पे आउट हुआ है जिसपे शायद कोई भी बैट्समैन बोल्ड होता। तो मैं इसको सिर्फ इसलिए डिस्काउंट कर देता हूँ क्योंकि ये पिछले मैच में, पिछली इनिंग में अच्छी नॉक खेल के गया, यही खेला है, बाकी तो कोई खेला ही नहीं था। जोफ्रा आर्चर खेला था। अब इनके पास जो खड़ा हुआ है वो जेमी स्मिथ खड़ा हुआ है। जैक क्रॉली भी आउट हो गया ऊपर से। अब विल जैक्स और जेमी स्मिथ में कहानी आ गई है। और ये रन कितने पड़े हुए हैं, टोटल रन 207 हुए हैं, और इनको 228 रन चाहिए, ठीक है। और विल जैक्स और जेमी स्मिथ लास्ट प्लेयर हैं, ये भी रिलायबल नहीं है, इनमें भी किसी किस्म का कोई प्रॉमिस नहीं है, ठीक है। और फिर ब्राइडन कार्स, जोफ्रा आर्चर, जॉश टंग वगैरह खड़े हैं। मैं इस टीम को अगर थोड़ा सा समझाऊं ना पीछे जाके, कि इस टीम की बर्बादी हुई किस तरह है। ये कोई बुरी टीम नहीं थी, ये बहुत अच्छी टीम होती टेस्ट की। लेकिन इसकी बर्बादी हुई कब से है, ऑयन मॉर्गन जब से हटा है ना, ठीक है, उसने एक पूल ऑफ प्लेयर्स बनाया था, ठीक है। ब्रेंडन मैकलम ने आके वो पूल ऑफ प्लेयर्स को बिल्कुल बर्बाद किया है, सिर्फ इसलिए कि मैं अपनी मर्जी के प्लेयर खिला दूं, ठीक है। उसका आज जो अफसोस है ना, उसका जो नुकसान है, वो ये आज भुगत रहे हैं। और बहुत अच्छा हुआ, मैं कहता हूँ इनके फेवर में है कि ये ले जाए नुकसान यहाँ से, ताकि कल को करेक्शन करें अपनी। और करेक्शन मेरे हिसाब से सबसे बड़ी यही बनती है कि भाई ब्रेंडन मैकलम को इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड बोले जी, जाओ, आपकी थैंक यू फॉर योर सर्विसेज, प्लीज यू मे लीव नाउ। इससे बंदे से जान छुड़ा लो आप। मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि एक टीम को एक खेलने का मेथड आप देते हो, ठीक है, फिर आप टीम में कोई 4-5 साल लगाते हो, ठीक है? और उस उन प्लेयर से जो एंड में निकलना चाहिए था, उस वो निकल रहा है, निकलने जा रहा है 3-0, शायद उसके बाद 5-0। तो अगर ये है रिजल्ट 5 साल के अंदर, तो इट मीन्स ये फेल्ड। अब इस पे मजीद टाइम देने की या मजीद वो करने की, डिलिब्रेशन करने की कि जी क्या गलत हुआ, प्लेयर्स किधर गलत हैं, इन सब चक्करों में पड़ने से बहुत बेहतर ये है भाई, जिसने ये सेटअप बनाया है उसी को आप बाहर करो, एंड ब्रिंग देम बैक टू कन्वेंशनल क्रिकेट। ये ऑली पोप जैसे लोग, ठीक है ना, आपको अपने सिस्टम में बहुत मिलेंगे। अगर एक प्लेयर से 15-20-25 रन ही लेने हैं तो बहुत पीछे से मिल जाएंगे, ठीक है। तो कोई ढंग का प्लेयर पीछे से लेकर आओ यार, इतनी बड़ी अपनी काउंटी क्रिकेट चलाते हो तुम लोग। और दूसरा बेन डकेट, इसको हटाओ भाई, इसको हटाओ यार, इसको भेजो T20 और वनडे खेलने के लिए, कोई टेस्ट का प्लेयर नहीं है। पता नहीं किसने बना दिया टेस्ट का प्लेयर। सैक क्रॉली को मैं फिर भी कह लूंगा कि एटलीस्ट 2-3 बड़ी इनिंग्स खेल चुका है एशेज के अंदर। इस बेन डकेट ने तो कुछ भी नहीं किया। 3 मैचेस आने वाले हैं, 6 इनिंग्स होने वाली हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है इससे। तो एक तो ये है, और दूसरा ये कि वो पूल ऑफ प्लेयर्स जो ओवेन मॉर्गन ने बनाया था वो क्या था, उसको जरा समझने की जरूरत है। उसमें कौन कौन था, मैं वनडे और टेस्ट दोनों मिला के बता रहा हूँ ताकि हमें समझ में आए। एक प्लेयर था डेविड मलान, ठीक है ना, T20 का नंबर 1 प्लेयर बना था, लेकिन वो टेक्निकल प्लेयर था, और वो टेक्निक से शॉट्स मारता था, वो कोई स्लॉगर नहीं था, वो टेक्निकल प्लेयर था। तो T20 और वनडे का तो पक्का प्लेयर था वो, ठीक है। उसको सिर्फ कॉन्फिडेंस, जब ये बेन डेकेट जैसे आ सकते हैं, और ऑली पोप जैसे, और ये इस तरह के जेमी स्मिथ टाइप के लोग आ सकते हैं आपकी 11 में, टेस्ट में, तो डेविड मलान क्यों नहीं है। डेविड मलान अभी 6 महीने 8 महीने पहले BPL खेल रहा था, क्योंकि आपने उसे बिल्कुल बाय बाय कर दिया। दूसरा प्लेयर एलेक्स हेल्स, IL T20 में जाया हो रहा है, पूरा प्लेयर है, पूरा प्लेयर, पूरा टेस्ट वनडे T20 का पूरा प्लेयर था ये, जिसको इंग्लैंड ने जाया किया। ये सारे ओवेन मॉर्गन के चुने हुए लोग थे। एलेक्स हेल्स को उसने खैर बाहर कर दिया था, जेसन रॉय को रख लिया था, लेकिन बहरहाल एलेक्स हेल भी इससे थोड़ा सा पहले के टाइम में मौजूद था सिस्टम के अंदर। आपको हिटर चाहिए था ना,
हिटर था वो एरिक सेल्स, आपने उसे सिस्टम में रखा ही नहीं। तीसरा, जेसन रॉय, जो आपकी T20 के टीम का मेंबर था, ओडीआई के टीम का मेंबर था। अगर बेन टकेट टेस्ट खेल सकता है तो जेसन रॉय ओपन क्यों नहीं कर सकता? ये मेरा सवाल है, क्यों नहीं कर सकता ओपन? आपको तेज खेलने वाला ओपनर चाहिए था ना, व्हाई नॉट जेसन रॉय? तो जेसन रॉय को आपने बाहर किया। चौथा प्लेयर जो इनका था वो था जॉस बटलर। जॉस बटलर T20 का पूरा प्लेयर था, ओडीआई का पूरा प्लेयर था। आपने जेमी स्मिथ भी तो रखा है ना छक्के मारने के लिए, व्हाई नॉट जॉस बटलर? जॉस बटलर क्यों नहीं मार खेल सकता? आपको बेस बॉल खेलनी है, बेस बॉल में जॉस बटलर फिट नहीं होता? व्हाट रबिश यार, व्हाट रबिश। तो जॉर्ज जॉस बटलर को भी इन्होंने गायब किया। ये मैं सारे वो नाम ले रहा हूँ जो ऑयन मॉर्गन के जमाने, और हाँ एक और प्लेयर जॉनी बेयरस्टो। 5 प्लेयर, ये 5 प्लेयर जो थे ये वो प्लेयर थे जिनके जिनसे ऑयन मॉर्गन ने एक सिस्टम बना दिया था कि यार हम इस तरीके से क्रिकेट खेलेंगे, चाहे वनडे हो चाहे T20 हो। उनमें से ही कुछ प्लेयर टेस्ट में भी रोटेट होते थे। ऑयन मॉर्गन खुद भी बड़ा रिलायबल प्लेयर था मिडिल ऑर्डर का। तो आपकी जो परफॉर्मेंस टेस्ट की निकल के आती थी वो कुछ रिलायबल फेसेस से निकल के आती थी, ठीक है। अब इनमें सारे के सारे जो है ना वो हैं, जो है ना बॉक्स ऑफिस प्लेयर्स हैं, कि जी आएंगे मारेंगे यूं स्टाइल मारेंगे, फिर स्लो मोशन में दिखाया जाएगा रिप्ले में, यूं गया छक्का वो लंबा, और जितना लंबा छक्का उतना लंबा स्टाइल। स्टाइलिश बचकाना प्लेयर है। बॉलर्स में भी बचकानापन है, बैटिंग में भी बचकानापन है, और इतनी बचकाना परफॉर्मेंसेस लेके, ठीक है, ये आ गए ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया को चैलेंज। आज जब ये खड़े हुए थे तो मैं एक चीज बस सोच रहा था, मैं ये सोच रहा था कि अगर 207 रन पे किसी तरीके से ये 3 आउट पे निकाल दें आज का दिन, 3 आउट पे, क्या मुश्किल काम था? एडिलेड की इतनी आसान बैटिंग, इससे अच्छी बैटिंग विकेट मिलेगी नहीं शायद ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ये है, और शायद सिडनी मिल जाए शायद। तो ये अभी तक की सो फार पर्थ, गाबा, उसके बाद ये सबसे बेस्ट बैटिंग विकेट थी। अगर यहाँ पे इनसे 100 नहीं निकल रहा किसी प्लेयर से, भाई फिर ये प्लेयर कराने के लायक नहीं है, ठीक है ना, ये नहीं है प्लेयर कराने के लायक। और फिर अब इन्होंने विल जैक्स को भी डाल दिया है, ये भी T20 प्लेयर है, ठीक है, और कोई रिलायबल प्लेयर नहीं। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि यार ब्रेंडन मैकलम एक ऐसी टीम बनाना चाहता है जिसमें कोई प्लेयर रिलायबल ना हो, ऐसा लगता है मुझे। एक ऑयन मॉर्गन की टीम थी, ठीक है, हालांकि वो थी क्या कहते हैं वाइट बॉल की, लेकिन वो टीम कुछ कर रही थी यार, कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करती थी आगे ना। अगर टेस्ट भी खेलती थी तो डराते थे वो लोग। इनसे कौन डरता है? इनको तो समझ गए लोग कि ये बेस बॉल के नाम पे बच्चे हैं जो खेल रहे हैं, ये बच्चे हैं, इनमें से कोई भी बड़ा नहीं है। एक तो ये हो गया। अच्छा, इनमें जो सबसे बड़ा कल्प्रेट है, मैं तो बोलूंगा वो है भाई जो रूट। अबे तेरे 13,500 रन का कोई अचार डालना है जब तू कोई सीरीज नहीं जिता पा रहा है इंग्लैंड को, ठीक है ना, जब तू कोई क्रूशल मैच नहीं जिताता इंग्लैंड को, तो तू क्या बच्चों को मार मार के तू बनाएगा अपने 15-16 हजार रन? वर्ल्ड ग्रेटेस्ट काय का ग्रेटेस्ट बे? एक तरह से मैच निकलता नहीं है, तू ग्रेटेस्ट है? नंबर दिखा देगा कि ग्रेटेस्ट सचिन तेंदुलकर को बीट करेगा? जाके देख सचिन तेंदुलकर ने कैसी परफॉर्मेंसेस दी हैं, किस किस वक्त दी हैं, और कैसे कैसे मैचेस फंसे फंसे निकाले हैं। जाके देख तो सही जरा। तू सचिन तेंदुलकर के सिर्फ नंबर मारेगा, समझा ना? अपनी परफॉर्मेंस देख। एक ही तरह तुझे पैट कमिंस आउट किए जा रहे हैं बार बार, और तुझसे वो नहीं संभल रहा। यही बुमराह के साथ था भाई तेरा। बुमराह भी तुझे एक ही जगह बॉल रखता था, आउट कर देता था। वो कमेंटेटर कह रहा है कि जी जो रूट इज वीक ऑन बुमराह, वो बुमराह पे वीक है, ठीक है। इधर कमेंटेटर कह रहा है कि जी पैट कमिंस जो है वो पे जो है वो जो रूट वीक है। अबे तो तू सारे बड़े बॉलरों पे वीक है तो तू किस बात का ग्रेट है? ग्रेट तो वो होगा ना जो मैच जिताएगा। लास्ट मैच भी मुझे याद है, इंडिया वाला जो ये खेल रहे थे टेस्ट मैच, ये आउट हुआ और इंग्लैंड की टीम हार गई, तुझसे वो भी नहीं जिताया गया भाई। 2 नंबर का ग्रेट है भाई, तू 2 नंबर का ग्रेट है, 1 नंबर नहीं है तू, नहीं है तू 1 नंबर। बच्चा टीमों को, हम जैसी बेकार टीमों को आके मार मार के तू अपने 16,000 रन करेगा, हैं?
बड़ी टीमों 5 टेस्ट मैच गुजर गए, एक 100 तूने किया, वो भी तो हार गया है इंग्लैंड, और उसके बाद तेरे से ये परफॉर्मेंसेस निकलती हैं यार। आज का दिन तेरे खड़ा होने का दिन था। इट वाज योर डे टू स्टैंड एंड मेक योर कंट्री विन, मेक योर कंट्री प्राउड। ये मोमेंट्स होते हैं हीरो बनने के। ए भाई 16,000 रन तू अपने लिए कर रहा है भाई, ठीक है ना? यहाँ तू अपने मुल्क के लिए करता। आज ये सीरीज लग जाएगी, चौथे और पांचवें टेस्ट मैच में देखने भी कोई नहीं आएगा, कोई फॉलो नहीं करेगा, सिर्फ स्कोर देखेंगे और लोग बंद कर देंगे। ये मैच आज इस बार सिर्फ इसलिए जरूरी था कि अगर यहाँ पर आपने इक्वलाइजर मार, आपने आपने मैच मार दिया, तो होप बच जाएगी अगले मैच के लिए। लेकिन आपने तो ये किया है भाई। खैर बहरहाल मैं तो ये बात बोलता हूँ भाई, साहब से बात, दिस मैन नेवर डिलीवर्स व्हेन इट्स नीडेड मोस्ट। ठीक है, तो तू भाई किस बात का लेजेंड है? नंबर अपने बढ़ाया जा, तू 16,000 नहीं करे, कम कर 25,000 कर ले इस तरह। ठीक है, तू सचिन तेंदुलकर का पैर भी नहीं है भाई, अगर तू 25,000 कर ले तो भी, क्योंकि तेरी मैच विनिंग परफॉर्मेंसेज हैं ही नहीं। ठीक है, तुझसे बहुत अच्छा राहुल द्रविड़ था, तुझसे बहुत अच्छा यूनुस खान था, जब रन करता था पाकिस्तान मैच जीत जाता था। ठीक है ना, उसके 10,000 रन, तेरे 13,500 14,000 रन तो भारी है भाई, समझा ना? बेकार बैट्समैन है तू भाई। मैं तो बोलता हूँ जो आदमी क्रंच मोमेंट पे अपनी अपने मुल्क को मैचेस नहीं दे सकता, भाई उसके लानत है यार, 14,000 रनों या 15,000 रनों, कोई जरूरत नहीं है उसके रन की। तो भाई बिल्कुल फजूल प्लेयर है ये, मुझे बिल्कुल भी अब इस पे किसी किस्म की कोई वो नहीं आती कि ये वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट और ये वाला ग्रेटेस्ट और वो वाला ग्रेटेस्ट। किसी जरूरत के मैच में मैंने इसे कम से कम अपनी टाइम पे रन करते नहीं देखा। इंडिया जाते हैं तो इंडिया में भी अपना डबल 100 मारा था इसने। ठीक है, और इंडिया में ये टेस्ट मैच सीरीज पूरी हार के आ गए थे। तो ये इनकी गेम है, अपने कर लो और मैच लगने दो। कोई फायदा नहीं है ऐसे लेजेंड होने का टीम के अंदर। जाओ भाई नेपाल से खेल लो, फिर नेपाल में भी रन करते हैं, वहां पे भी संदीप लमिचाने हैं, वो बॉलिंग कर करके विकेट लेता रहता है, वहां का सुपरस्टार है। नेपाल का क्या हाल है टीम का वो देख ले जाकर, फिर वो वाली टीम कर लो अपनी इंग्लैंड की। फिर ये मेरे तो 16-17 हजार रन है, टीम साली जमीन पे लगी हुई है। फजूल प्लेयर भाई। खैर, ये तो हो गई इसकी बात। अब थोड़ा सा आ जाते हैं हमारे हमारे पाकिस्तान के प्लेयर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और वो उसके लिए मैं ये आज का मैच सिडनी सिक्सर्स से स्टार्ट ले रहा हूँ, जिसमें आज बाबर आजम ने जो है वो कोई 58 रन बना दिए 52 बॉलों में। 23 बॉलों पे 24 बॉलों पे 25 रन पे खड़े हुए थे भाई, ये किसी ने नहीं देखा। खैर बहरहाल चलो ठीक है, 138 स्ट्राइक रेट था, 42 बॉल पे 58 बना लिए। विद बाबर आजम दिस इज ऑल यू कैन एक्सपेक्ट। आप 138 140 से ऊपर एक्सपेक्ट ना करो। और यही मैं बता रहा हूँ कि एक डेंजरस साइन है। दूसरे हैंड पे जॉर्ज फिलिप ही खेल रहा था, जरा जाके उसकी बैटिंग देखो। मैन ऑफ द मैच भी वही बना है, 96 बनाया है 57 बॉलों पे, 27 बॉलों पे 50 मार देते। ठीक है ना, हमारे वाले ने 33 या 34 बॉलों पे शायद किया था, मुझे अच्छी तरह याद नहीं है, लेकिन 30s में कहीं 50 किया था उसने, 27 बॉलों पे 100 कर दिए थे, पर 50 कर दिए थे। तो कौन ज्यादा बेहतर खेल रहा है वो जाके देख लो यार, खुद ही देख लो, रन्स तो नजर आ रहे हैं आपको नाम पे। लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूँ कि इम्पैक्ट वाले मैचेस में इम्पैक्ट रन जरूरी होते हैं। तो वो अभी सारे ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स मैं देखूँ ना तो वो खेल रहे हैं। बाबर आजम की अभी भी इम्पैक्ट वाली परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन चलो बहरहाल, क्योंकि अभी हम यही कह रहे हैं कि हमें हमें उसके रन चाहिए कि ताकि वो वर्ल्ड कप के स्क्वाड में लाइबिलिटी ना बन जाए, बल्कि कंट्रीब्यूट करे। तो उसके लिए चलो, गुड 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 जॉब मैं कह देता हूँ कि आपने एटलीस्ट अपना खाता खोला भाई ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ये अच्छी चीज हो गई है। इससे बहुत बेहतर हो सकता था, क्योंकि मैं हर बार वही चीज देखता हूँ कि क्या आपको 140 स्ट्राइक रेट पे जाने के लिए 40 बॉलें हर बार मिलेंगी? ऐसा नहीं होगा भाई। जब मिडिल ऑर्डर में आओगे जरूरी नहीं है हर बार 40 बॉलें मिल जाएंगी, सामने वाला शायद 25 बॉलें ही देगा आपको, शायद 15 ही दे। तो गेम बनाना भी है ना उसमें। ये तो नहीं है कि सिर्फ आप अपनी चक्कर में कि जी मैं इनिंग बिल्ड कर लूँ, हर दफा इनिंग बिल्ड कर लोगे क्या? इस चक्कर में ले जाओगे किसी दिन 22 बॉलों 25 बॉलों पे 25 रन होंगे और मैच लग जाएगा हमें। खैर चलो, मैं फिर भी इतना ओवर क्रिटिकल नहीं होना चाहता। वेरी गुड, अच्छा हुआ आपने परफॉर्म कर दिया। दूसरा, शादाब ने भाई अच्छी बैटिंग कर दिया,
41 31 बॉलों पे 132 का स्ट्राइक रेट। हमारे वाले इसी पे खेलते हैं, 130 135 स्ट्राइक रेट। ये बाकी जो खेल रहे होते हैं ना 300 का स्ट्राइक रेट, 182, ये वाले स्ट्राइक रेट हमसे नहीं होते। इंडिया के मैच में अगर आप कल वाले मैच में देखो, तो जरा स्ट्राइक रेट चेक तो करो ना। क्विंटन डिकॉक, डेवल ब्रेविस, इन सब के स्ट्राइक रेट देखो। इधर इंडिया की टीम में आ जाओ, 160, 168, 170, 252, 333। तो ये वाले स्ट्राइक रेट तो भाई हम नहीं दे सकते। हमारे वाले खेलते हैं 130, 135, 134, हम यही रहते हैं बस। और उस पे हम कहते हैं वाह कमाल, तबाह, बेहतरीन, उफ, सब कुछ बस हो गया, जीत गए। सब हो गया हमारा। तो आज सब लोगों ने ये दोनों परफॉर्मेंसेस देखकर नारा मस्ताना लगा दिया दोनों के लिए, बाबर आजम और शादाब के लिए, कि ओहो बस आ गए, छा गए। इंडिया की पाकिस्तान की टीम में आ गए बस, और ये हो गया और वो हो गया, और शादाब की जगह पक्की हो गई, और ये हो गया। 130 के स्ट्राइक रेट पे पक्के हो गए। खैर, अच्छी बॉलिंग, बॉलिंग तो खैर मैं अच्छी नहीं बोलूंगा, बैटिंग सही करी है उन्होंने मुनासिब। मैं बस इसको भी इतना ही पॉजिटिव ले लेता हूँ कि एटलीस्ट उन्होंने अपना बल्ला चला दिया बस यार, इनकी बड़ी मेहरबानी। तो ये हो गया। और कल बहरहाल एक मैच हुआ था, पर्थ स्कॉचर और उसका ब्रिस्बेन हीट का। उफ, 257 चेज मार दिया। और मैं वही बात कह रहा हूँ ना, उस मैच को जरा निकाल के देखो, और उसमें देखो जरा जैक विल्डरमथ, और वो जो था, क्या नाम था उसका, क्या नाम था उसका, फिन एलन, और ये जो वो था मैट रेनशॉ, जो उसका उनका वो बना मैन ऑफ द मैच, 51 बॉलों पे 102 रन। जाके देखो यार। देखो जरा जाके और समझो कि क्या हो रहा है। 51 बॉलों पे क्या तबाही पेल दी जाती है। 54 बॉलों पे जैक विल्डरमथ, मुझे ये लग रहा है मैट रेनशॉ तो आ ही चुका है ऑस्ट्रेलिया। ये जो जैक विल्डरमथ ने नॉक खेली है ना, ये नोटिस हो जाएगा। ये वैसे पुराना प्लेयर है, लेकिन कभी कभी होता है ना, कुछ प्लेयर जरा आगे पीछे हो जाते हैं लेकिन फिर नोटिस होते हैं एकदम से। कूपर कॉनोली, स्पिन एलन, जाके देखो भैया इनके बल्ले कैसे चल रहे हैं। समझने की कोशिश करोगे ये बल्लों में क्या लगा के आ रहे हैं जो इतनी जोर जोर से चल रहे हैं बल्ले। स्ट्राइक रेट देखो जरा, उसमें 203, 200, 175। और पर्थ स्कॉचर्स का 207, 208, 190, 240, 177, 236। और हमारे वाले 130, 135, 140। ये कहानियां चल रही हैं। बहुत बड़े प्लेयर हो गए भाई। खैर, ये हो गई बात।